क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने देख दिया था कि ठोस क्या होते हैं, ठोस का फिजिकल गुण क्या होता है और ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने बात कर लिया था। तो हमने वहाँ पर बताया था कि ठोस दो तरह के होते हैं अव्ययी कण के आधार पर। अव्ययी कण के आधार पर आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। हमने ये भी बात कर लिया था प्रीवियस क्लास में कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। वैसे ठोस जो परमाणु, अणु या आयनों से मिलकर बने होते हैं तथा जिनकी एक निश्चित अज्यामितीय आकृति होती है, आकार होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम, मैग्नीशियम, हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, यूरिया, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। ये सब प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके थे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहता है कि वैसे ठोस जो परमाणु, अणु तथा आयनों से मिलकर बना होता है, लेकिन उनका एक ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल शेप साइज नहीं होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में है प्लास्टिक है, शीशा है, रबर है, चौक है, बड़े बड़े पॉलीमर, बहुलक, टायर, ट्यूब, ये सब क्या है, पॉलीमर कहलाते हैं। ये भी पॉलीमर भी आपको एक चैप्टर है जो पढ़ना है। और यहाँ पर दिया था कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया, तो हमने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस अंतराण्विक बल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला हमने बात किया था धात्विक ठोस, दूसरा हमने बात कर लिया था सहसंयोजक ठोस, तीसरा हमने बात कर लिया था आयनिक ठोस, ठीक है, और चौथा हमने ये भी बात कर लिया था मोलिक्यूलर ठोस। तो ये सब हम प्रीवियस क्लास में बात कर लिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। आणविक ठोस में है कि वैसे ठोस जिनके अव्ययी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। सब कुछ हमने बात कर लिया था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। यहाँ पर दिया कि क्रिस्टलीय ठोस, एक साइड में क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरी साइड में अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस में दिया है नंबर 1 में कि इनका निश्चित ज्यामितीय आकृति आकार होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस में दिया है कि इनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। इधर आप क्रिस्टलीय ठोस मान लेंगे और इस साइड में अक्रिस्टलीय ठोस मान लेंगे, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा कहता है कि इनमें अव्ययी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। इसमें कह रहा है कि इनमें कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होती है। नियमित व्यवस्था मतलब होता है कि इनका रेंज जो है बढ़ा जाता है, यानी कि एक ही आकार में रिपीटिंग करते रहते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में इनकी जो व्यवस्था होती है वह इरेगुलर होती है। तीसरा में है कि इन्हें हम रियल ठोस कहते हैं। इन्हें रियल ठोस कहते हैं किसको, क्रिस्टलीय ठोस में जो जैसा है वैसे ही है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का शेप साइज कभी कभी क्या होता है, बदलते रहता है, इसलिए उसको रियल ठोस, वास्तविक ठोस नहीं कहते हैं, उसको आभासी ठोस कहते हैं। और कभी कभी लिक्विड जैसा भी बर्ताव करता है, इसलिए इसको सुपर क्यूल्ड लिक्विड, अतिशीत द्रव के भी नाम से जानते हैं। तो ये बात ध्यान देंगे। तीसरा हो गया। चौथा अंतर देखेंगे क्या है। चौथा अंतर ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक मतलब हुआ कि इनका कोई भी कंडीशन, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आप कह सकते हैं कि अपवर्तनांक, चालकता, है ना, इनकी चालकता, अपवर्तनांक और इनका और भी बहुत से गुण अगर मापेंगे तो एक दिशा में सब बराबर नहीं होता है, अलग अलग होता है, विषमदैशिक होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में यह क्या होता है, समदैशिक होता है, मैंने एक दिशा में एक ही जैसे पाए जाते हैं, ठीक है। पांचवा है कि इनमें कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी का मतलब होता है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब कि जैसे मान लें कि अगर ऐसे क्रिस्टल बना हुआ है तो यह बड़ा सा लॉन्ग रेंज में जाएगा, ठीक है। इनकी रेंज बहुत दूर तक जाती है, एक ही शेप साइज, एक ही पैटर्न को अपनाते हैं। लेकिन इनका जो है कि इनमें कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है, मतलब कुछ दूर तक जाती है फिर टूट जाती है, या इनकी व्यवस्था थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। नंबर 6 में है कि इनका गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है कि कितने पॉइंट पे गलेगा, उबलेगा, ठीक है। लेकिन
अक्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह निश्चित नहीं होता है, वह अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर जो टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर कह रहा है कि इनमें स्पष्ट विदलन का गुण होता है। स्पष्ट विदलन का मतलब हुआ है क्लीन क्लीवेज, और क्लीन क्लीवेज का मतलब हुआ कि अगर आप इसको काटेंगे चाकू से या किसी भी चीज़ से काटेंगे तो एक शेप में कटेगा, ठीक है, एक शेप में कटेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप चाकू से काटते हैं तो इनका शेप बिगड़ जाएगा, एक शेप जैसा पैटर्न नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलते हैं अस्पष्ट विदलन। तो जो एक निश्चित शेप में कटता है उसको अस्पष्ट विदलन कहते हैं, और जो नहीं कटता है उसको अस्पष्ट विदलन, नॉन क्लीवेज, और इसको बोलते हैं क्लीन क्लीवेज। ठीक है, तो ये आपने देखा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। अब हम देखने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसका बेहतरीन टॉपिक्स है, ये भी आपसे पूछा जाता है। यूनिट सेल क्या है, एकक कोशिका क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किसको कितने भागों में बांटा गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल लॉन्ग रेंज में एक व्यवस्था होती है जिनका शेप साइज सब कुछ होता है, तो उसी का एक हिस्सा है क्रिस्टल का यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है कि किसी क्रिस्टल लैटिस जालक की, क्रिस्टल लैटिस की वह सिस्टम इकाई जो बार बार रिपीट करके दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, यूनिट सेल कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लिए कि ये बड़ा सा बिल्डिंग है और जो क्यूब के आकार का है, ठीक है, समझ लेंगे। मान लीजिए बड़ा सा एक बिल्डिंग है, ये क्या है, एक क्यूब के आकार का है, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कई तरह के बहुत से ईंट का यूज किया गया हो, छोटे छोटे ईंटों का, जो एक प्रकार के क्यूब ही होते हैं कि नहीं होते हैं। घर बनाने में, जो बिल्डिंग बनाने में जो प्रयोग होता है ईंट का, उनका शेप साइज एक जैसा अगर मान लिया जाए तो वो भी एक क्यूब का, क्यूब तो नहीं है, वह क्यूबाइड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़े बिल्डिंग बना हुआ है, इसका एक ईंट जो यहाँ पर है, इस तरह हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बिक्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। क्योंकि बार बार ईंट को हमने रिपीट किया, बार बार रिपीट करके उसको सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी जो होता है, ये समझाने का प्रयास करें, ठीक है। तो उस तरह अगर अरेंज करते हैं तो एक बड़ा सा बिल्डिंग बन जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए एक यूनिट सेल की ज़रूरत है, यानी कि यूनिट सेल को बार बार रिपीट किया जाता है, पुनरावृत्ति किया जाता है, तब एक एक लैटिस क्रिस्टल बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि एक क्रिस्टल हो गया, लैटिस क्रिस्टल हो गया, और यह बड़ा सा बिल्डिंग का है जो क्यूब के आकार का हो, क्यूबाइड के आकार का हो, लेकिन ये क्रिस्टल है। तो इसको बनाने के लिए छोटे छोटे ऐसे आपने ईंटों का देखा होगा, जिस आकार में हो, लेकिन ज़्यादातर आपको क्यूबाइड में देखे जाते हैं। तो इसका एक पार्ट्स, जैसे एक बिल्डिंग का पार्ट्स यूनिट्स एक ईंट होता है, उसी तरह एक क्रिस्टल का पार्ट्स यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, यानी कि किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा यूनिट जो रिपीट किया जाता है, उसको बार बार रिपीट करने से ही बनता है क्रिस्टल, तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने समझाया कि यह भी एक प्रकार का यूनिट सेल है, या एक यूनिट सेल है। और एक यूनिट सेल में क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट सेल यहाँ पर आपको बनाकर समझाया गया है, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए। एक यूनिट सेल में ये सब जो क्या है, ये हेड, 3 यहाँ पर एज हो गए, 3 किनारे अगर मानते हैं, और 2 किनारों के, और तीनों किनारों में 2 किनारों के बीच में एंगल बनता है, ठीक है। दोनों किनारों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, जिसको अल्फ़ा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, इसको गामा कहेंगे। तो यह एंगल बन रहा है, और ये आपको किनारा है, लेंथ है, एज लेंथ है, और यहाँ पर किनारा है, यानी कि 6 अवयव हो गए, ठीक है। टोटल 6 अवयव हो गए। एक क्रिस्टल का 6 पार्ट्स हो गया, यूनिट सेल का
6 पार्ट्स इसमें हो गया। 3 तो आप ऐसे कह सकते हैं 3 लेंथ हो गया, जिसको आप मान सकते हैं ABC, और इनके बीच जो एंगल हो गया उसको अल्फ़ा बीटा गामा कह लेंगे। यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपको आद्य एकक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि जब अवयवी कण यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं तो आद्य एकक कोशिका कहलाते हैं। हम समझाने प्रयास करेंगे कि जब यूनिट सेल, हमने पहले बताया था कि यूनिट सेल पे कॉर्नर पर एटम होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने एक यूनिट सेल बनाया और इस यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक क्या है? एटम है। अगर यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम है तो यहाँ पर 8 एटम होंगे, और इस तरह के शेप को हम बोलेंगे प्रिमिटिव सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको आप SCC भी नाम दे सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। तो जब अवयवी कण यूनिट सेल के केवल किनारे पर उपस्थित हो तो उसको आद्य एकक कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में देख लेंगे, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सिचुएटेड ऑन द कॉर्नर ओनली इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो प्रिमिटिव सेल आपने समझा कि प्रिमिटिव सेल क्या होता है। फिर से आप समझ लीजिए कि एक ऐसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर, ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम मौजूद होता है। क्या होता है? एक एक एटम मौजूद होता है। जैसे यहाँ पे एक एक एटम मौजूद होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर अगर एक एक एटम मौजूद है तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अपने तो देखा कि पहला पार्ट से हो गया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा जो होता है वो होता है सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, यानी कि सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो दूसरा पार्ट्स इसका क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखूँ जरूर प्रेस करें।